एनिमेशन, इसमें से कुछ पढ़ के आई ना? हार्वर्ड स्पेंसर, ठीक है। इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने सामाजिक उद्यमिता एवं सामाजिक द्रव्यवाद का सिद्धांत दिया। तो सामाजिक उद्यमिता और सामाजिक डार्विनवाद। पहले इनके बारे में जानेंगे हम, बायोग्राफिकल स्केच एंड राइटिंग, मतलब इनके बारे में जानेंगे। इनके बारे में हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में। उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सोशल डार्विनिज्म और सोशल एवोल्यूशन। फिर पढ़ेंगे हम डार्विन्स थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ social evolutions of species। इसकी है थ्योरी, ये भी डार्विन स्पेंसर की, ठीक है। स्पेंसर मतलब लिखा है स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। अभी मैं इनको सब समझा दूंगा। उसके बाद आएगा ऑर्गेनिक एनालॉजी सोशल डार्विन्स, ये डार्विन्स का है। सबसे पहले हमें पढ़ना है हार्वर्ड स्पेंसर के बारे में। ये कौन थे, क्या थे, ठीक है। मैं कुछ बोलती भी जाऊंगी, लेकिन जीवन परिचय। हाँ, एक तरीके से उनके जीवन के बारे में। तो हार्वर्ड स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर, हार्वर्ड स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड के डर्बी नामक स्थान पर एक निर्धन परिवार में 27 अप्रैल 1820 को हुआ। ठीक है। अब चूंकि इनकी आर्थिक स्थिति खराब थी, इसलिए इनको विश्वविद्यालय में जाने का वो अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि इनकी स्थिति कितनी अच्छी नहीं थी कि माता पिता ने इन्हें बाहर या अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, जीवन शास्त्र में बचपन से ही इनकी रुचि थी, यानी जीवन शास्त्र यानी इनको सामाजिक जो काम थे उनमें इनकी रुचि थी, ठीक है, जीवन की उपलब्धियों के बारे में।
और उन्होंने अपनी रुचि को कीड़े मकोड़े, जैसे कि बच्चे होते हैं वो अपने खेलकूद में रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना जीवन कीड़े मकोड़ों को बाल्यकाल से बड़े ही शौक में पाला है। यानी कि अपने अपने जीवन को एक तरीके से इस तरीके से व्यवस्थित किया कि जैसे कई लोग बच्चे होते हैं अपने खेलकूद में, लेकिन उन्होंने जीवन को समझा कि मेरा जीवन क्या है, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। उन्होंने अपने लक्ष्य को एक लक्ष्य निर्धारित किया, मतलब अपने जीवन को देखो 1837 1837 में यस मैम लंदन का लंदन हाँ यस मैम बर्मिंघम ये जगह का नाम यस मैम रेल मार्ग के प्रमुख इंजीनियर रहे। अब सोचो, अब इन्हें पढ़ने का भी अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी ये एक इंजीनियर बने रेल मार्ग में, ठीक है। यस मैम उसके बाद 1848 में इकोनॉमिक्स 1848 में इकोनॉमिक्स नामक पत्रिका का संपादन किया। यस मैम उप संपादक लिख लेना बने। यस मैम 1850 में समाजशास्त्र को अपनी पहली समाजशास्त्र को अपनी पहली महत्वपूर्ण देन जो कि है सोशल स्टेटिक्स दी, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने 1850 में अपनी समाजशास्त्र को एक कृति दी जिसको बोलते हैं सोशल स्टेटिक्स। उसके बाद 1863 ये मेन पॉइंट है। यस मैम 1863 में फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक प्रकाशित की। मैं फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक प्रकाशित की। 1863 में हाँ। फर्स्ट प्रिंसिपल उसके बाद 1902 में मृत्यु हो गई। 1902 में इनकी मृत्यु। अब जैसे इनकी पुस्तकें अगर अपन देखें तो प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी, फिजिकोलॉजी, एथिक्स, ये इनकी पुस्तकें हैं। तो इसमें मैं बुक्स में अंडरलाइन कर दूंगी, इनको आप नोटिस कर लेना, ठीक है। यस मैम अब आएगा हमारा, हमने इनके बारे में पढ़ लिया, ये कौन थे, क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया। अब आएगा हमारा सोशल टॉपिक्स ऑफ सोशल एवोल्यूशन, यानी कि सामाजिक विकास और सामाजिक डरमिनवाद, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सामाजिक डरमिनवाद और इसको बोलते हैं हम सामाजिक उद्विकास। एवोल्यूशन यानी उद्विकास, यस मैम ठीक। तो हर्बर्ट स्पेंसर का सामाजिक उद्विकास का नियम या सिद्धांत, इन्होंने एक सिद्धांत दिया है, ये इनका सिद्धांत है कि सामाजिक साहित्य एक उल्लेखनीय सिद्धांत है। इस नियम को प्रस्तुत करने के लिए उद्विकास के सिद्धांत का अत्यधिक प्रावधान, यानी कि इन्होंने जो डरविनवाद का सिद्धांत दिया और जो उद्विकास, ये दोनों एक दूसरे पे प्रकाश डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर ही प्रत्यक्ष हाँ। इसलिए इन्होंने जैसे कहा है कि सामाजिक डरविनवाद की संज्ञा क्यों दी, क्योंकि जिस प्रकार शास्त्रीय शरीर का विकास एक निश्चित नियम के अनुसार उसी प्रकार सामाजिक संस्कृति का विकास हुआ है।
यानी जिस प्रकार उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मनुष्य का जन्म एक निश्चित तरीके से होता है, उसका शरीर एक निश्चित है कि किस तरीके से हाथ पैर इन सबका विकास होना है, ऐसा नहीं है। बाई चांस में से 1% व्यक्तियों के में कुछ फॉल्ट आता है, लेकिन मोस्टली सभी का शरीर एक सा बनता है। सारे व्यक्ति चाहे वो फीमेल हो मेल हो एक्सेट्रा, तो इनका शरीर का विकास सेम होता है। ऐसा तो नहीं किसी के हाथ इस साइड है, किसी के पैर इस साइड है, पूरी बॉडी सबके एक तरीके से मेंटेन होती है। तो उसी प्रकार समाज का विकास भी एक निश्चितता है, ठीक है। तो उन्होंने यही विकास दिया है समाज के बारे में, क्योंकि समाजशास्त्री थे इसलिए उन्होंने समाज की बातों को ज्यादा देखा और उनका ही प्रभाव डाला है। तो इन्होंने जो बताया है कि इस नियम, उन्होंने चार्ल्स डार्विन ने जो विकास के सिद्धांत को प्राणी शास्त्र के नाम से संबोधित भी किया, ठीक है। हाँ, प्राणी शास्त्री और विकास के सिद्धांत का को भी इससे संबोधित करते हुए कहते हैं कि जैसे अगर हम इस अर्थ को अच्छी तरह से और समझें तो जैसे हम कहेंगे कुल विकास का अर्थ हमें एवोल्यूशन से समझना है पहले, तो हम इसको कैसे समझेंगे? एक सादी और सरल वस्तु को धीरे धीरे जटिल अवस्था में बदल जाना, या जब कुछ स्तरों में गुजरती है और कोई सादा जटिल वस्तु है और धीरे धीरे वो एक जटिल अवस्था में चेंजेस हो गई, तो वो हमारा एवोल्यूशन होगा, उसको बोलेंगे हम उद विकास। यानी सिंपल और सादा वस्तु पहले परिवर्तन हो रही है धीरे धीरे और फिर वो उसको वो जटिल जैसे कि मनुष्य में परिवर्तन आता है। हाँ, सरल सादा वस्तु चेंज डिफिकल्ट, ठीक है। जैसे मैं बचपन में कोई मतलब बच्चा छोटा रहता है फिर धीरे धीरे उसमें मतलब चेंजेस आते जाते हैं, ठीक। तो ये आगे आपको विकास का अर्थ समझ में आया, ठीक है। अब आया हमारा डार्विन का सिद्धांत। ये क्या कहता है? प्रारंभ में प्रत्येक प्राणी जीवित प्राणी सरल होता है और उसके अंग एक साथ घुले मिले होते हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ना ही इनका कोई निश्चित स्वरूप होता है। अनिश्चित और अनियमित समानता की स्थिति परंतु धीरे धीरे उस वस्तु के अंग स्पष्ट तथा प्रकट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक बीज को ले लेते हैं, पहले बीज, अब जैसे उन्होंने बताया व्यक्ति के शरीर की तुलना कर रहे हैं बीज के अकॉर्डिंग में समझाना है। जैसे मनुष्य का शरीर पहले बढ़ेगा फिर धीरे धीरे वो उस हिसाब से बढ़ता जाएगा और अपनी अपनी अवस्था पकड़ लेगा। हाथों का अलग काम है, पैरों का अलग काम है, दिमाग का अलग काम है, नाक का अलग काम है, आंखों का अलग काम है, हर एक बॉडी पार्ट के अलग अलग काम है और ये डिफरेंट होगा और ये विकास की ओर होगा। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बीज का। हमने बीज डाला, अब बीज जब ग्रो करेगा तो पहले इसमें से क्या आएगा? तना यानी स्टीम। फिर ये ग्रो करेगा जब, तो तने के बाद क्या निकलेंगी हमारी? पत्तियां। ठीक है। ये हमारी पत्तियां। अब इसके बाद पत्तियां जब निकल गई फिर क्या निकलेगी पत्तियों में से? बोलो। मतलब फूल। हाँ। ये फूल आ जाएगा। इस फूल में से क्या निकलेंगे? बीज, ठीक है। यानी ये हमारी लीफ हो गई, ये हो गया फ्लावर और ये हो गया फ्रूट। फ्रूट से तो हमारे बीज आएंगे। तो उन्होंने बीज की तुलना की है डार्विन के विकास से। उन्होंने कहा जैसे जड़, तना, फल, फूल। अब जब ये हमारा बीज है तो नीचे हमारे क्या है इसके? ये मिट्टी में जड़। बिना जड़ के तो कोई पौधा उगेगा नहीं, इसकी जड़ है, जड़ से स्टीम निकली, स्टीम से पत्तियां, पत्तियां से फ्लावर, और बिना स्टीम के पत्तियां नहीं आ पाएंगी क्योंकि स्टीम की जरूरत होती है। तो अपने अपने हर किसी के अलग अलग काम है, ठीक है, और अलग नहीं। और ये अगर हमें मान लो जड़ हटा दें तो क्या हमारा पौधा बन पाएगा? पौधा ही नहीं बन पाएगा। अगर हमने स्टीम हटा दी तो पत्तियां नहीं रह सकती, पत्तियां हटा दी तो फूल नहीं आएंगे, फूल नहीं
ऐसे स्पष्ट पृथक होते हैं जैसे कि अंग एक दूसरे प्रकार के कार्य करते हैं। मानव शरीर को ले लीजिए, माँ के पेट में रहते हुए बच्चे धीरे धीरे जैसे आँख, पैर, आँख, मुंह आदि स्पष्ट हो जाते हैं। उसी के साथ प्रत्येक अंग का विशेष कार्य होता है। तो यही हमने अभी एग्जाम्पल समझाया था। कोई माँ के गर्भ में एक बच्चा है तो उसका अब विकास हो रहा है, ठीक है, धीरे धीरे उसकी आँख पैर आती। अभी बच्चा अपने मतलब माँ के गर्भ में उसकी आंखें बन रही, आंखें वो बन रही, लेकिन उसका विकास कब भी बढ़ रहा है। ऐसा तो नहीं माँ के गर्भ में उसका आँख नहीं आई हो, पैर नहीं बने हो, उसका शरीर का विकास ना हुआ हो, नहीं। लेकिन जब ये माँ के गर्भ से बाहर आएगा तब भी उसके बॉडी पार्ट वही रहेंगे, ठीक है, आँख पैर ना बनाएंगे। फिर धीरे धीरे इन शरीर की जो हमारे विकास के जो शरीर के अंग हैं वो अपने अपने हिसाब से काम करते हैं। हाथ का काम हमारा लिखना और खाना खाने के लिए, कोई वस्तु को खाएंगे हाथों के द्वारा, वस्तु को उठाना, पैरों का काम है चलना, कान का काम है सुनना, लिसनिंग। नाक का काम क्या है? नोज, स्मेल यानी लेना, ठीक है। हमारी टंग का काम क्या है? जीभ क्या करती है? स्वाद लेती है, टेस्ट। पेट का हमारे जो खाना हम खाते हैं उनको रखकर उनको डाइजेस्ट करना, स्टमक के अंदर होता है काम। फेफड़े हमारे क्या करते हैं? लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन इसको हिसाब से पहुंचाना, पंप करना। और नाक के हमारे दो काम है। तो नाक का काम क्या है? जो हमारी नाक है वो सूंघने के लिए भी यूज होती है। कान हमारे सुनने के लिए हो गए, पैर हमारे चलने के लिए हो गए, हाथ हमारे हो गए। तो इन सब के अपने अपने बॉडी पार्ट्स के काम हो गए। तो यही हमारा विकास का सिद्धांत होता है कि अपने अपने तरीके से शरीर का कौन सा काम क्या परिवर्तन हो रहा है। एक प्राणी के शरीर में कब कौन सा परिवर्तन हुआ यह निश्चित नहीं बता सकते। क्या आप निश्चित कर सकते हैं कि अब इसका विकास नहीं हुआ या इसका ये काम नहीं हुआ? ये हम निश्चित नहीं कर सकते, ये एग्जैक्ट क्लियर नहीं है। और वो उसका हर क्षण विकास होता रहता है। अगर बच्चा माँ के गर्भ में तो उसका विकास चलेगा, अगर वो माँ के गर्भ से बाहर भी आता है तो भी उसका विकास चलेगा। हम उसकी गति को ये नहीं कह सकते कि नहीं ये बच्चा अब नहीं प्रोग्रेस करेगा, ये बढ़ेगा नहीं, ये हम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि सादा सरल होते होते फिर वो जटिल अवस्था में बदल जाती है। यही हमारा विकास कह रहा है, ठीक है। युवावस्था, फिर आती है पहले बाल्यावस्था, फिर यौवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद वृद्धावस्था। ये हमारी अवस्थाएं इसी में चेंज होती रहती है। तो ये हमारा आ गया समझ में, क्लियर हो गया। अब आता है डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एवोल्यूशन। ये थ्योरी हम समझा ही रहे थे जो कि हमने आपको एग्जांपल दिए हैं बॉडी पार्ट्स के बारे में, ये भी क्लियर हो गए। अब आती है थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन। थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन एंड एक्सपेंशन का सामाजिक उद्विकास का सिद्धांत। चूंकि सिद्धांत में वही बात होगी, एक्सपेंशन के मतानुसार विकास के आरंभ में जो जीव था उसके जीवन के अंदर किसी प्रकार का रूप आकार नहीं, ठीक है। पहले हमने बीज लिया, उसका कोई आकार था नहीं। माँ के गर्भ में एक बच्चा जब 1 महीने का होता तो उसका कोई आकार था नहीं। तो उनका यही कहना है कि जीवन के अंदर किसी प्रकार का रूप आकार नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसमें रूप उत्पन्न हुआ, विकसित के रूप में आज हम विभिन्न प्रकार के वनस्पति को देख सकते हैं। अगर हम पक्षियों की बात करें तो बर्ड्स के अंडे होते हैं, अभी उनका कोई आकार नहीं, ठीक है। धीरे धीरे उसमें बच्चे भी अपने हिसाब से विकास करते हैं। अब उसमें से एक नया बच्चा निकला, उसका ये विकास हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यही है जीव जगत और वनस्पति एक दूसरे से पृथक होते हुए भी उस प्रक्रिया के कारण मनुष्य जाति का उत्विकास, जैसे बंदर पशुओं उत्विकास की क्रिया करनी पशु मानव बना। यानी उनका ये कहना है कि हमारी जो जीव जगत है उसका विकास का कोई एक निश्चित फैक्ट नहीं है। पहले मनुष्य बंदर के रूप में था, ठीक है, हाँ, पहले मनुष्य बंदर के रूप में था, धीरे धीरे उसका विकास होता गया, फिर वो आदि मानव के रूप में ग्रो करा। पहले वो बंदर बना, फिर धीरे धीरे उसने खड़ा होने की कोशिश की तो उस हिसाब से बना, फिर थोड़ा पे झुक के चलने लगा, उसकी पूंछ भी थी पहले। तो ये सब हटती गई। जब मनुष्य ये
काफी अरबों सालों की बात है, करोड़ों सालों की बात है। पहले वो कपी के रूप में था, धीरे धीरे फिर वो प्रोग्रेस करता गया, फिर वो आधा हुआ। आपने पिछले वाले आप कभी भी पुरानी बुक्स को देखना मनुष्य का विकास कैसे हुआ, तो वो बताएगा कि एक बंदर के रूप में धीरे धीरे बढ़ता गया। मतलब इतिहास में तो देखा है। हाँ, तो वही उन्होंने यही बताया है कि उस विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप कालांतर में जीव जगत और वनस्पति एक दूसरे से पृथक हो गए। यानी पहले मनुष्य हमारे जीव जगत में था, ठीक है, वनस्पति से ही जुड़ा, धीरे धीरे फिर वो चेंज हो गया, अब वो अपने आप पर डिपेंड हो गए, तो उसी एक दूसरे से पृथक हो गए यानी अलग हो गए। और उस प्रक्रिया के कारण मनुष्य जाति का बंदर उद्विकास बंदर जैसे पशुओं से उद्विकास की क्रिया के कारण ही पशु मानव, यानी उद्विकास का यही सिद्धांत बता रहे हैं वो कि मनुष्य पहले प्रकृति जगत से जुड़ा तो था, लेकिन धीरे धीरे वो अलग हो गए, पृथक हो गए और वो अपने मानव विकास में आ गए। मतलब अपने आप पर एक निर्भरता। और यानी कि अब ये क्या पहले सरल से जटिल हो गई ना, कहाँ पहले वो जानवर की सीढ़ी पे जी रहा था, अब धीरे धीरे वो इंसान में आ गया। तो पहले उसका विकास धीरे धीरे सरल से चलता रहा, अब वो इतना हो गया कि अब वो काफी प्रोग्रेस में आ गया, उनका यही कहना है। तो यही हमारा स्पेंसर का सामाजिक विकास, जिन्होंने उन्हें किससे जोड़ा, वनस्पति जगत से, ठीक है। एक और देते हैं स्पेंसर की थ्योरी। स्पेंसर ने प्राकृतिक पर्यावरण के नियम को मानव समाज से भी लागू किया, और ये इनका कहना यह है कि मनुष्य तथा अन्य जीव प्राणी के बीच स्वयं मनुष्य व मनुष्य के बीच निरंतर होता रहा है। मनुष्य न केवल सबसे उपयुक्त योग्य प्राणी जीवित है, बल्कि विकास की चेतन प्रक्रिया करके भी उसने योग्यतम जीवित रहने के लिए अलग जटिल जटिल कठिनाइयों का, मनुष्य ने ऐसा तो नहीं कि वो डायरेक्टली पहले कपी था फिर धीरे सीधा खड़ा हो गया, नहीं, उसने काफी परेशानियां भी झेली होंगी, डायरेक्टली उसको तो हर चीज नहीं मिली होगी, तो उसने कई ऐसे परेशान धीरे धीरे जटिलताओं का सामना कर करके आज वो वनस्पति जगत से पृथक हो गया। मतलब अलग। हाँ, अलग हो गया। एक जाति का दूसरी जाति के जीव का आहार होता है, और वह प्राकृतिक नियंत्रण से केवल वह, जैसे इन्होंने बताया एक जीव जगत का एग्जाम्पल दिया है, अभी हम समझा रहे हैं आपको थ्योरी ऑफ सोशल एवोल्यूशन। जैसे उन्होंने कहा है कि एक जीव जगत है, वो एक दूसरे का आहार भी है, सिंपल सी बात है। हम ऐसा तो नहीं है जो हमारी प्रकृति है वो अकेले ही बढ़ रही है, उसका कोई यूज ही ना हो रहा हो, पेड़ पौधे बढ़ रहे हो गया, कीड़े मकोड़े आ गए हो गया, नहीं, हमारे इनके अलग अलग काम है। जैसे आपने पढ़ा होगा इकोसिस्टम, खाद्य श्रृंखला पढ़ा, पहले क्या होगा, जैसे कि अगर हम देखें मेढक खरगोश को देखें, ठीक है, खरगोश से पहले के अगर हम देखें इकोसिस्टम में प्रथम उपभोक्ता आते हैं, हमें घास पे क्या बैठा, कीड़ा, ग्रासहोपर, इसको कौन खाएगा, टिड्डी को कौन खाता है, मेढक मान लो, मेढक ने खाया, मेढक को कौन खाएगा, सांप भी खाता है, सांप को कौन खाता है, मोर खाता है, मोर को या सांप को कोई और पक्षी भी मान लो, गिद्ध वगैरह जो भी पक्षी मान, इनको क्या खाएंगे, बड़े बड़े जानवर, जैसे कि जो अपने मान लो शेर वगैरह, उस शेर को कौन खाता है, मानो, तो ये इकोसिस्टम चल रहा है, ठीक है। अगर हम ग्रीन वाले की बात करें तो कीड़े मकोड़े को, ये हमारे कीड़े मकोड़े हो गए, इनको कौन खाएंगे, चिड़िया ही तो खाती हैं, पक्षी खाते हैं ना इसको, पक्षी ने खाया, पक्षी को कौन खाता है, पक्षियों को कौन खाता है, पक्षियों को भी तो खाने वाले लोग होते हैं ना, तो बड़े बड़े वाले जानवर नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। अब उनको खाने वाले कौन होंगे, जैसे यहाँ पे जानवर आ गए, उसको खाने वाला भी तो होगा बड़ा वाला जानवर, शेर आ गया, शेर सबको खा जाता है, क्योंकि शेर को खाने वाले कौन है, मान, अगर इसको ये नहीं खाएगा, शेर अगर मान लो हमने कीड़े मकोड़े खाने के लिए पक्षी रख दिए, या मान लो
हमने मान लो घास खाने के लिए बकरी रख दी, बकरी घास खा रही है, अब बकरी को दूसरी जानवर खाएंगे, ठीक है, खा लेते हैं, उसको दूसरा जानवर खाएगा, उसको हम खाएंगे। तो अगर ये लोग एक दूसरे को नहीं खाएंगे तो वनस्पति जगत नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनकी संख्या बढ़ जाएगी, संख्या बढ़ जाएगी ना, फिर सिस्टम फैल जाएगा ना। ये एक दूसरे पर डिफरेंट है, एक दूसरे पर मतलब वो है निर्भर है, ठीक। जब तक ये एक दूसरे से आहार लेके काम नहीं चलाएंगे तो हमारा वनस्पति जगत पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि देश में मतलब जनसंख्या ज़्यादा हो गई, उस हिसाब से जन्म दरों में मृत्यु दर नहीं हुई, तो ऐसे जनसंख्या बढ़ जाएगी देश में, ऐसे ही जानवरों का हो गया। तो यही प्रकृति अपना क्या करती है, अनुकूलन करती रहती है, ठीक है, उसका यही काम है। जो प्राणी अपने कुछ दोषों के कारण प्रकृति के साथ सफलतापूर्वक अनुकूलन नहीं कर पाते, प्रकृति उन्हें मार डालने के लिए चुन लेती है। तो इनका यही काम है, एक दूसरे जाति के जीव का आहार बने, एक दूसरे पर निर्भर है। इस प्रकार प्रकृति के नियम के अनुसार केवल वही जीव जीवित रह सकते हैं जो अपने अस्तित्व को बनाए रखने की शक्ति होती है, मतलब संघर्ष करता रहे। हाँ, प्रकृति यह मांग करती है कि प्रत्येक जीव अपना अनुकूलन प्रकृति के साथ करे। प्रकृति का कहना है कि तुम्हें हमारे साथ अगर अनुकूलन करना है या जो भी करना है तो उस हिसाब से तुम रह सकते हो। अगर तुमने प्रकृति से अनुकूलन नहीं किया तो प्रकृति उनको मार देती है, ठीक है। तो हमें प्रकृति से भी अनुकूलन रहकर करना चाहिए। प्रकृति के नियम के अनुसार अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्पेंसर ने प्राकृतिक विवरण के सिद्धांतों को प्रस्तुत किया और मानव समाज पर लागू किया। तो उन्होंने पहले सिद्धांतों को प्रकृति से समझा, फिर उन्होंने मानव के जीवन पर प्रभाव डाल के इस सिद्धांत को लागू किया, ठीक है। क्योंकि हमारा समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र में मानव और प्रकृति का तो महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इनके बिना तो हमारा समाजशास्त्र चल ही नहीं सकता। तो ये हमारा हो गया स्पेंसर का विकास का सिद्धांत, ठीक है। अब इसमें कई आलोचनाएं थी विकास के बाद। इसकी आलोचना मतलब जैसे दूसरे राइटर होते हैं तो वो आलोचना करते हैं, अपने अपने हिसाब से करते हैं। जैसे कि एक गोल्डन रीजन थे, उन्होंने लिखा है कि सामाजिक विकास की सफलता का दुर्बलता इस सिद्धांत की प्रवर्तक प्रसार यानी प्रसार की प्रक्रिया को अर्थ सांस्कृतिक तत्वों का एक स्थान से दूसरे स्थान को फैलाना। वास्तव में संस्कृति को मानने वाले लोग जैसे जैसे दूसरी संस्कृति के संपर्क में आते हैं वैसे वैसे संस्कृति का लेन देन बढ़ता है। ये बात सही है। अगर हमें अदर जगह की संस्कृति पसंद आती है, हम पहले उस चीज़ को समझते हैं क्योंकि हमें इंटरेस्ट, हम उसको इंटरेस्ट से समझते हैं, उनके में पार्टिसिपेट होते हैं और फिर वो कल्चर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कल्चर को फिर हम दूसरी जगह ले जाएंगे, यानी इससे एक दूसरे की संस्कृति को समझ के क्या करा हमने, फैलाव भी किया और उसको एक दूसरे से लेन देन भी किया। तो ये बात उन्होंने सही कही है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत की दुर्बलता यह है कि इस सिद्धांत के प्रवर्तक प्रसारक के पहले को भूल जाते हैं। यानी उनका ये कहना है कि इस जो विकास का सिद्धांत है तो वो इसके उसको भूल जाते हैं, उसके प्रवर्तक को भूल जाते हैं, उनके महत्व को भूल जाते हैं। यानी हमारा जो कल्चर था हम अपना भूल के दूसरे में आ रहे हैं। तो एक तरीके से हम अपने महत्व को ही भूल रहे हैं, अपना भूल रहे हैं। आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, देखा होगा, पहनावा नहीं आ रहा है, खाना पीना आ रहा है और चाइनीज प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, एक एग्जांपल है। तो उनका यही कहना है कि हम अपने महत्व को भूल जाते हैं, दूसरी चीजों को देखते देखते अपनाते अपना। तो एक ही आलोचना है। मैकाइवर का कहना है सामाजिक संबंध या समाज का जन्म एक जीवित प्राणी की भांति नहीं होता। सामाजिक विकास में मानव का अपना प्रथम महत्व होता है। प्राणी शास्त्रीय विकास में प्राकृतिक शक्तियां ही सब कुछ हैं। यानी उन्होंने कहा है सामाजिक संबंध, अब चूंकि अगर मनुष्य नहीं, मान लो मनुष्य, जैसे उन्होंने कहा है सामाजिक जो संबंध है वो समाज का है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो एक प्राणी खत्म हो गया तो क्या हमारा समाज रुक जाएगा? ये प्राणी समाज में रह रहा था, ये चला गया तो क्या समाज वहाँ खत्म हो जाएगा? समाज तो वहाँ चलता रहेगा। तो उनका भी यही कहना है, उनका यही, वो भी यही कहते हैं कि सामाजिक संबंध या समाज का जन्म एक जीवित प्राणी की भांति नहीं होता है। ऐसा नहीं कि जब मनुष्य आया हो तभी हमारा समाज स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। समाज का विकास मानव का अपना प्रयत्न महत्वपूर्ण होता है। जबकि इसमें क्या होता है, हमारे विकास में इन्होंने प्राणी शास्त्र को किससे, वनस्पति से भी जोड़ा है और उसमें उसको ज्यादा उसमें महत्वपूर्णता दी है। ये तो उनकी आलोचना की जिन्होंने अलग दी। अब हमें पढ़ना है साबियानी अनुरूपता यानी ऑर्गेनिक थ्योरी, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ें।
एवोल्यूशन। अब पढ़ना है डार्विनवाद का। स्पेंसर की सर्वाधिक ख्याति द्वारा प्रस्तावित समाज की प्राणी साम्यवादी अवधारणा के अनुसार प्राणी शास्त्री या साम्यवादी विकास सिद्धांत को अपने समाज पर ही लागू किया और निष्कर्ष निकाला कि समाज एक साम्यव इस अर्थ में इन दोनों में अनेक समानताएं, दोनों उद्विकास की प्रक्रिया भी एक सी है। यानी जो डार्विनवाद का सिद्धांत है और उद्विकास का सिद्धांत, ये दोनों ही किसने दिए हैं? स्पेंसर ने दिए हैं। उनका कहना ये है कि जो हमारा डार्विनवाद है उसको हम अनेक समानताएं देते हैं और दोनों ही उद्विकास से प्रेरक है, एक दूसरे के पूरक भी माने जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रारंभ में आदि युग में समाज अत्यधिक सादा और सरल था। पहले के लोग कैसे, अगर आप देखें, अगर हम कंपेयरिंग करें आज के समाज की, आज के ये ओल्ड सोशल और ये न्यू सोशल, अगर हम कंपेयरिंग करेंगे इनसे तो काफी डिफरेंट देखने को मिलता है। पहले के लोग बहुत सादा जीवन जीते थे, ना उनको फोन की टेंशन थी, नए तकनीकी इस्तेमाल ही नहीं करते थे, पैदल जाना, सादा सिंपल कपड़े रहते, कभी कोई फैशनेबल यूज करते हो। चाहे हम जेंट्स को ले लें, चाहे मैं की कंपेयरिंग करें तो मैं भी सादा जीवन जीता था, धोती कुर्ता पहन लिया उसने, ठीक है, सादा, और खेतों में भी पैदल जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो पैदल जा रहे हैं, कोई हमें ट्रांसपोर्ट सामान का यूज नहीं करना है, खाना भी साथ में खाते थे, रोटी सब्जी, ठीक है, कोई अलग फूड नहीं, जंक फूड कोई इस्तेमाल नहीं होता था, पानी मटके का यूज करते थे, बोतलों का भी यूज करते थे, इसमें कपड़े लपेटे, तो एक सादा जीवन जीते जो भी हमने लॉकडाउन में जीवन, किसी के कोई रूम नहीं है, कहीं जाना नहीं, अपने घर में रहते थे, दिन भर पड़े तो वही खाना पिए बस। अब अगर हम न्यू की बात करें, जो हमारा नया समाज बना वो कैसा है, बिल्कुल चेंजेस हो गया पहले से, बिल्कुल टीवी का यूज, फोन का यूज, खाने में जंक फूड, फैशन का यूज, ट्रांसपोर्ट का यूज, इतनी चीजें चेंज हो गई हैं, सब कुछ चेंज हो गया। तो उनका भी यही क्या कहना है, स्पेंसर के मतानुसार उद्विकास की प्रक्रिया या नियम समाज पर भी लागू होती है, क्योंकि समाज एक निश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध भिन्नता में है। पहले असंबद्ध निश्चित नहीं थे, पहले कोई जरूरी नहीं था कि हम ऐसे करें, अब एक उन्होंने चेंजेस ला दिए, उद्विकास में चेंजेस आ गए, धीरे धीरे सरल से कठिन बन गया ना। अगर आप कहेंगे हाँ यार पहले समझ कितना अच्छा था, पहले के लोग कितने अच्छे थे, बोले वाले थे, चालाक नहीं थे, क्योंकि उस तरीके से वो टेक्निक में यूज नहीं हो रहा है ना, कुछ चीजें थी। अब लोग कितने चालू हो गए हैं, दिमाग ज्यादा चलाने लगे, धोखाधड़ी ज्यादा हो गई है, पहले के लोगों में ऐसा नहीं था ना। तो उनका यही तो कहना है कि एक अनिश्चित असंबद्ध समानता से निश्चित संबंध में बदलेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मनुष्य के अनुभव विचार, अब जैसे उन्होंने कहा है कि पहले आदिम युग में समाज अत्यधिक सादा सरल था और इस प्रकार घुले मिले होते थे, एक दूसरे से मिलना जुलना रहता था, बैठ गए, बूढ़े जो बुजुर्ग थे वो एक जगह बैठते थे, पंच वगैरह होते थे। अब तो ये सब खत्म हो गया ना, पहले जमाने में तो कोर्ट कचहरी का काम ही नहीं था, एक सरपंच हुआ, पंच हुआ, जो गाँव के निपटारा करता था, किसी के पास कोई लड़ाई झगड़ा वो निपटारा करता था, लोग इतने ज्यादा चालू नहीं थे, चोरी डकैती का काम कम ही होता था। तो इस हिसाब से एक परिवार ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के कार्यों को करता था, एक परिवार ही वह सब काम में करता था, कोई अलग अलग लोग नहीं होते थे। ठीक है, समाज केवल एक समूह मात्र था और खाना बदोश झुंड के रूप में घुमंड जीवन व्यतीत करता था। प्रत्येक व्यक्ति केवल अपने परिवार में जानता था और कार्य करता था, किसी व्यक्ति का कोई ना निश्चित उद्देश्य ना कोई विशेष कार्य, सभी व्यक्तियों का उद्देश्य केवल भोजन, आवास और तन ढकने की जरूरत सीमित थी। एक दूसरे के प्रति भावनाओं को भी ठेस नहीं पहुंचाते थे। इस स्तर पर कुछ ना निश्चित था, मानव जीवन, सामाजिक संगठन, संस्कृति। तो पहले के जीवन उन्होंने इस तरीका का दिया कि सिर्फ जो हमने अभी लॉकडाउन में जो जिंदगी जी है वही पहले के लोगों की थी। अब धीरे धीरे चेंजेस होते गए, सरल से कठिन की ओर आते गए। तो अब परंतु कालांतर में धीरे धीरे मनुष्य के अनुभव, विचार और ज्ञान भी मिलती हुई, क्योंकि अब वो पढ़ने पर आ गया, अब उसने एजुकेशन सिस्टम को अपना लिया है, एजुकेशन पे ज्यादा फोकस कर लिया है, समूहवादी हो गया है, सामाजिक बन गया है। पहले तो लोग अपने परिवार से मतलब रखते थे कि भाई हमें अपने बच्चों को देखना है, उनको खाना पीना करना है, घर रखना है, बस। अब हमें कोई अलग से ये तो नहीं कि हम कारवानी कर रहे हैं, ये सब हमारा कोई नहीं था। हमें कोई HD टीवी, LED टीवी, बड़े बड़े फोन, ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था। पहले तो सिर्फ हम खाना खाएंगे, अपने कपड़े पहनेंगे और एक बैठेंगे, घर होना चाहिए, ये उनका जीवन था।
और अपने सीमित आवश्यकता और अपने परिवार के लिए जीते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, इतना नहीं। ठीक है, धीरे धीरे मनुष्य के अनुभव हुए, विचार हुए, ज्ञान में वृद्धि हुई, समूहवादी से सामाजिक बन गया। पहले वो ग्रुप में रहता था, अब वो सोशल बन गया। उसके सामाजिक जीवन के विभिन्न अंग स्पष्ट हो गए, जैसे उदाहरण परिवार, राज्य, कारखाना, सामाजिक संस्था, श्रमिक संघ, गांव, नगर आदि में विकसित हो गए। पहले लोग नगर और गांव में थे, अब गांव से वो नगर में आ गया। ठीक है, उसने एक लेबर यूनिटी बना ली, यानी श्रमिक संघ बना लिया। अब लेबरों की भी यूनिटी हो गई। उसके बाद संस्थाओं से जुड़ गया, उसने एनजीओ खोल लिए, जिसमें कई कई तरीके के एनजीओ होते हैं। धार्मिक, यानी अब वो रिलीजियस से भी जुड़ गया, कई धर्मों के प्रचार करने लगे, लोग अपने अपने धर्मों का प्रचार करने लगे हैं। उसके बाद अब उन्होंने इस तरीके से कई कारखाना, फैक्ट्रियां ओपन कर ली, स्टेट से जो जुड़ गया है। और ये परिवार धीरे धीरे इतना बदल गया, पहले परिवार में इतना कुछ था नहीं, सिर्फ बच्चे वगैरह और अपने रिलेटिव्स आदर्श जी। अब उन्होंने काफी चेंजेस ला दिए हैं। तो उनका यही कहना है कि समाज के विभिन्न अंगों के बीच समविभाजन और विशिष्टीकरण हो गया है। इस प्रकार सामाजिक जीवन में गुण पनपने लगे और अपना अपना जीवन अलग अलग तरीके से अब वो जीने लगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, थ्योरी ऑफ सम, किसका था हमारा ये ऑर्गेनिक एनालॉजी, यानी सावयवी अनुरूपता। ये हमारी सावयवी अनुरूपता थी। इन्होंने बताया है कि हमें समाज को कैसे समझना है। इसमें समाज को समझने की बात की है, यानी कि समाज को सर्वत्र रूप से समझने के लिए सावयव या शरीर रचना के साथ करनी चाहिए। या तो हमें अपने शरीर की रचना को समझना है कि सबके अलग अलग किस तरीके से विकास हुए हैं, तब हम एक समाज को समझ सकते हैं। ठीक है, उनका विश्वास था कि सामाजिक प्राणीशास्त्र व्यवस्था की भांति है, दोनों की संरचना कार्य अलग अलग है, कार्य भी अलग है और समान है। सावयव की भांति समाज का भी क्रमिक विकास सरल हुआ है। तो ये सावयव भी अब समझ में आई, यानी सेम वही है, विकास से दोनों ही मिली रिलेटेड है। सावयव यानी कर्मकांड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे उन्होंने अपने चेंजेस बताए हैं। इन विभिन्नताओं के कारण ही समाज विभिन्न अंग दूसरों से पृथक हो गया है। अब उसमें कुछ ना कुछ संबंध आत्मीयता बनी रहती है। अब वो आगे बढ़ रहा है, उसने अपने अंदर काफी चीजें सालों से विचार सब परिवर्तन होने लगे। ये आपका एक चैप्टर खत्म हो गया। अब कल रहेगा आपका क्या, कल रहेगा आपका